आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। हम 12th क्लास बिजनेस स्टडी पर हैं और लास्ट वीडियो में हमने जो नियुक्तिकरण चैप्टर है, हमारा प्रबंध का एक फंक्शन है नियुक्तिकरण, उसको पूरा कर लिया था। और आज जो इस वीडियो में हम करेंगे अब वो निर्देशन करेंगे, जिसको हम डायरेक्टिंग कहते हैं। तो ये भी प्रबंध का उतना ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जितना इससे पहले था या उससे पहले वाले थे। तो अभी प्रबंध के चौथे कार्य पर है, फोर्थ कार्य है प्रबंध का। 5 टोटल कार्य है, इसके बाद एक और बचता है, पर इसकी टोटल 4 वीडियोस हैं। अभी हम 4 वीडियो में निर्देशन का चैप्टर करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए हम इसको 4 हिस्सों में कर करेंगे। ये हमारे जो हिंदी मीडियम के सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो है। इंग्लिश में कंटेंट में ऑलरेडी जो है अपनी YouTube वीडियो के थ्रू डाल चुका हूं, तो आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी निर्देशन पर चलते हैं। निर्देशन क्या है वो समझते हैं। मेरा नाम प्रदीप खोक्कर है, मेरे चैनल का नाम जो है खोक्कर प्रेजेंटेशन है। चैनल अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपके पास समय पर वीडियो पहुंचती रहे और हम एक कम से कम 95% मार्क्स अपने बिजनेस स्टडी के अंदर ला पाए। तो चलिए चलते हैं अपनी सब्जेक्ट पर आज के। तो हमारा टॉपिक निर्देशन है, तो सबसे पहले निर्देशन का अर्थ समझना जरूरी है। तो निर्देशन व्यक्तियों को आदेश देने, उन्हें मार्गदर्शन करने, उनका परामर्श करने, उनको अभिप्रेरित करने और उनको एक कुशल नेतृत्व प्रदान करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये इसका अर्थ है, जिसमें आप समझ गए होंगे इस चैप्टर में हम क्या क्या करेंगे। उनका मार्गदर्शन, जिसको कहीं ना कहीं हम सुपरविजन, डायरेक्शन कहते हैं। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन एक एलिमेंट है, वो पढ़ेंगे। नेतृत्व भी एक एलिमेंट है, उसको भी पढ़ेंगे। तो ये इसके एलिमेंट है। एक और बचता है इसके अंदर, तो उसको खुद करेंगे। अभी देखते हैं वो क्या क्या है। जो बचा है वो अभी संप्रेषण है, कम्युनिकेशन, जो यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ। तो ये 4 एलिमेंट हैं जिनको हम इन वीडियो के थ्रू करेंगे। तो चलते हैं अपनी आगे इसके अर्थ को समझने में। ये सारी प्रक्रिया किस लिए होती है? संगठन के उद्देश्य को पाने के लिए। तो इतना रह गया था तो वो बता दिया आपको। निर्देशन एक ऐसी प्रबंधकीय प्रक्रिया है जो संस्था के पूरे कार्यकाल तक चलने वाली है। मतलब कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी भी समाप्त नहीं होती। जब तक व्यवसाय है, जब तक ये चलती रहेगी निरंतर रूप से। तो वो ऑब्वियसली है, क्योंकि देखो प्रबंध होगा, मैनेजमेंट होगी, संगठन होगा तो प्रबंध करना पड़ेगा। प्रबंध करना होगा तो प्रबंध के 5 कार्यों को मुझे करना ही पड़ेगा। तो सभी कार्य जो है निरंतर चलने वाले होते हैं, ऐसे ही उसमें निर्देशन भी है। नेक्स्ट जो टॉपिक फिर हमारा बनता है, अगर हमने अर्थ समझ लिया तो वो बनता है निर्देशन की विशेषताएं या फीचर्स है। तो फीचर्स में जो सबसे पहला फीचर है वो ये है कि निर्देशन जो है, यहां से ये वो कार्य है प्रबंध का जहां से क्रिया आरंभ होती है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। निर्देशन से काम शुरू होता है, ये वो पहला काम कार्य है या फंक्शन है जहां से कार्य प्रारंभ हो जाएगा। अब से पहले हम सिर्फ क्या कर रहे थे? योजना बना रहे थे। उस योजना के अनुसार मानव और भौतिक संसाधनों का ढांचा तैयार कर रहे थे। जब वो ढांचा बन गया तो हमने फिर मानव संसाधन की जो रिक्वायरमेंट थी उसको कैसे पूरा करेंगे, तो उसको पूरा करने की प्रक्रिया हमने समझी स्टाफिंग के अंदर। ठीक है, तो ये अभी तक हमने किया। तो आप देख सकते हैं कि हमने अभी तक कहीं पर कार्य शुरू नहीं किया। निर्देशन वो पहला कार्य होता है प्रबंध का जहां से क्रिया प्रारंभ होती है। सेकंड अगर विशेषता की बात करें तो प्रत्येक स्तर पर होता है। 3 स्तर होते हैं, हमें पता है। एक उच्च स्तर है, एक मध्य स्तर है और एक ऑपरेशनल होता है। ठीक है, जिसको हम तृतीय स्तर या निम्नतम स्तर कहते हैं। ठीक है, ऑपरेशनल भी कह सकते हैं, कार्यात्मक भी कह सकते हैं, तो कुछ भी कह लो आप, जो आपका नाम सही लगे। ये 3 स्तर होते हैं। तीनों स्तर पर निर्देशन होगा। क्रिया जरूर आरंभ हो रही है यहाँ पर, इस जगह पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ये लागू नहीं होता। उच्च स्तर पर, मध्य स्तर पर भी निर्देशन का काम होता है, क्योंकि जितने भी निर्देश आएंगे वो ऊपर से नीचे की ओर ही आएंगे।
इसलिए प्रत्येक स्तर पर किया जाता है। फिर ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसके अर्थ में हमेशा चलती रहती है, इसका कभी एंड नहीं होता। ये मैं अभी आपको दिखाई रहा था कि ये ऊपर से नीचे की तरफ प्रवाहित होती हैं, ये रही। तो जितने भी निर्देश आएंगे वो उच्च स्तर से कार्यात्मक स्तर और उसके बाद यहां से नीचे क्या होते हैं, हमारे श्रमिक होते हैं, तो वहां तक जाते हैं। तो निर्देश हो, मार्गदर्शन हो, अभिप्रेरणा हो, सब इसी चेन में, इसी सीक्वेंस में फॉलो होती है। तो ये इसकी विशेषताएं थी। अब विशेषताओं के बाद अगर हम बात करें तो बात होती है निर्देशन के महत्व की। निर्देशन क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इंपॉर्टेंस भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये है कि जो संगठन में जितने व्यक्ति होते हैं, यहां से कार्य प्रारंभ होता है, तो उसमें निर्देशन सहायता करता है उस कार्य को ढंग से पूरा करने में, जिससे जो भी हमारे वांछित लक्ष्य हैं, जिनको हम पूरा करना चाहते हैं, उनकी हम पूर्ति कर पाए। नेक्स्ट, निर्देशन निश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति का कार्य संगठन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हो। लेकिन जो भी कार्य करे कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति, वो इस तरीके से हम उसको निर्देश दें कि उससे संगठन के लक्ष्य पूरे हो सके। तो हर एक की दिशा इसी तरफ हो, लक्ष्य की तरफ, कोई कहीं पर भी हो, सब लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्य करें। तो प्रत्येक व्यक्ति की दिशा किस तरफ हो, इन कार्यों को पूरा करने के लिए हम इस तरीके से निर्देशन का प्रयोग करें। निर्देशन कर्मचारियों का मार्गदर्शन करता है, ठीक है, उनको दिशा दिखाता है कि वो किस तरीके से अपनी जो योग्यता है उसका सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्षमताओं का और योग्यताओं का पूरा उपयोग करें, इसके लिए निर्देशन मार्गदर्शन करता है। नेक्स्ट आता है कि निर्देशन जो है, अगर कोई भी परिवर्तन हम करना चाहते हैं तो इसलिए आवश्यक लिखा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो संगठन के लिए आवश्यक ना हो। तो अगर कोई भी आवश्यक परिवर्तन करना है संगठन के अंदर, तो उसमें निर्देशन मदद करता है, क्योंकि निर्देशन में आपको नेतृत्व भी मिलेगा, संप्रेक्षण भी मिलेगा। तो इनके द्वारा अभिप्रेरणा भी है उसके अंदर, तो अभिप्रेरणा, संप्रेक्षण, नेतृत्व की सहायता से किसी भी प्रकार का परिवर्तन आसानी से जो है अप्लाई कर लिया जाता है, लोगों द्वारा इस पर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो विरोध नहीं होता। नहीं तो सामान्यतः ये होता है कि अगर कोई भी नया परिवर्तन लाओ तो कर्मचारी उसका विरोध करते हैं, पर निर्देशन के माध्यम से हम उसको आसानी से लागू करवा लेते हैं। फिर आए कि अगर प्रभावी निर्देशन हो संस्था में, तो वो संस्था को स्थिरता प्रदान करता है, संतुलन बनाता है। ठीक है, तो इसको लाने में, स्थिरता और संतुलन लाने में जो है सहायता करता है प्रभावी निर्देशन। कैसे आता है ये? आपसी सहयोग से हम उनके बीच में ऐसी भावना विकसित करते हैं कि वो सब एक दूसरे की मदद करते हैं, वो अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, मतलब कि डेडिकेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये चीज बढ़ती है जिसकी वजह से स्थिरता और संतुलन निर्देशन के थ्रू आता है। अब आते हैं निर्देशन के सिद्धांत। आप जानते हो सिद्धांत क्या होते हैं, वो प्रिंसिपल है जिसके ऊपर हम कार्य करते हैं। तो हमने प्रबंध के सिद्धांत पढ़े हैं। तो निर्देशन एक ऐसा काम है जहां से क्रिया आरंभ हुई है। तो यहां अगर आप सिद्धांतों का पालन नहीं करोगे तो हम जो वांछित लक्ष्य है उसको पा नहीं पाएंगे। इसलिए निर्देशन के सिद्धांत क्या है, निर्देशन कैसे किया जाना चाहिए, तो कुछ निर्देशन के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जो हमें दिशा दिखाते हैं, जिसकी सहायता से हम निर्देशन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। वो क्या है कि हर व्यक्ति अपना अधिकतम योगदान देगा। तो हर व्यक्ति की जो उसके अंदर की मैक्सिमम योग्यता है, निर्देशन के माध्यम से हम उसका पूरा यूज करने की कोशिश करते हैं और कर भी पाते हैं अगर हमारा प्रभावी निर्देशन है तो। नेक्स्ट अगर देखें तो ये है कि संगठन के जो भी उद्देश्य हैं उनके बीच में तालमेल बैठाया जाता है। संगठन का मतलब यहाँ पर एक तो संगठन के जो सामान्य उद्देश्य हैं जिनको हम बिजनेस के उद्देश्य कहते हैं, और दूसरे होते हैं व्यक्तिगत उद्देश्य जो किसी एक एम्प्लॉय के हो सकते हैं। तो इनके बीच में तालमेल बैठाना जरूरी है। हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, देखो प्रबंध और
जो कर्मचारी हैं वो दो पार्ट होते हैं, ठीक है। अब प्रबंध और कर्मचारी ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। प्रबंध के ये सामान्य उद्देश्य होते हैं और कर्मचारी के व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं। तो प्रबंध क्या करता है, कर्मचारियों से कार्य करा रहा है थ्रू निर्देशन और उसके थ्रू अपने जो सामान्य उद्देश्य हैं उनको पा रहा है। पर जब सामान्य उद्देश्य प्राप्त हो जाए तो उससे व्यक्तिगत उद्देश्य जो कर्मचारी के थे वो भी मिल जाने चाहिए। तो ऐसा तालमेल हमें बैठाना होता है निर्देशन के माध्यम से। आप आगे पढ़ोगे अभिप्रेरणा में यही पाओगे कि व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं, उनकी वजह से ही वो अभिप्रेरित होता है, तो वहां आप सीख लोगे। आदेश की एकता बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्देशन अगर प्रॉपर वे में करना है, मतलब कि एक अधिकारी का ही हमें जो है डायरेक्शन या दिशा निर्देश को मानना है, तो अधिकारी अधीनस्थ जो है उनके बीच में एक का ही रिलेशन होना चाहिए। अधीनस्थों को एक अधिकारी से ही ऑर्डर मिलने चाहिए, ठीक है। इससे उत्तरदायित्व निश्चित होता है, लोग अपने काम को समय पर पूरा कर पाते हैं, क्लियरिटी आती है। तो आदेश की एकता का पालन जरूर होना चाहिए निर्देशन में। फिर आता है कि निर्देशन तकनीकों की उपयुक्तता और औचित्य। तो आप तकनीक पढ़ोगे कई प्रकार की मिलेंगी अलग अलग में, ठीक है। अभी मैं आपके सामने अभिप्रेरणा की जो तकनीक है उनके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इनका क्या है, औचित्य का मतलब ये क्या कह रहे हैं। देखो अभिप्रेरणा में आप पाओगे कि कोई व्यक्ति जिसके पास जो बेरोजगार है वो चाहता है कि उसको बस मूल वेतन मिल जाए जिससे उसका जो है भूख प्यास वो मिट सके। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वेतन मिलना, ठीक है। एक व्यक्ति है जो अच्छी पोस्ट पर पहुंच चुका है, वो पद प्रतिष्ठा चाहता है कि वो इससे भी ऊपर जाए, ठीक है। तो वो इससे मोटिवेट हो सकता है, ठीक है, कार्य कर सकता है, अपनी जो योग्यता है उसका पूरा उपयोग कर सकता है। तीसरा व्यक्ति को ये भी हो सकता है जिसको ये डर है कि कहीं मुझे कंपनी वाले निकाल ना दे, तो उसके अंदर किससे वो अभिप्रेरित हो रहा है, सुरक्षा से, ठीक है। तो अब कौन सी तकनीक किस पर लागू की जाए ये सोचना पड़ता है कंपनी को, और फिर ये इनके डर है या जो इनकी एक तरीके से कहें कि इनका मोटिव है जो ये पाना चाहते हैं, हमें उसको पूरा भी करना पड़ता है। तो निर्देशन की किसी भी तकनीक का हम उपयोग करें, ठीक है, उसका औचित्य और उपयुक्तता देखनी पड़ती है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, कर्मचारी से कर्मचारी ये निर्भर करता है, अलग अलग होती जाती है। तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। संप्रेषण, क्योंकि कोई भी निर्देशन किससे दिया जाएगा, बातचीत से। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट निर्देशन का तत्व है। तो प्रबंधकीय निर्देश संप्रेषण जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जो भी बताया जाए, दिशा निर्देश दिए जाएं वो बिल्कुल क्लियर कट हो, ठीक है। तो संप्रेषण का एक ऐसा माध्यम यूज करें जहां पर सबको अपने कार्य पहले से अच्छे ढंग से क्लियर हो। तो अच्छा प्रभावी संप्रेषण होना चाहिए किसी भी संगठन के अंदर। एक होता है संप्रेषण, दो तरीके होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो उसमें एक अनौपचारिक होता है, अनौपचारिक संगठन की ये बात कर रहे हैं, ये आप पढ़ चुके हो संगठन के चैप्टर में। अनौपचारिक संगठन वो संगठन है जो अपने आप विकसित हो जाता है, सामाजिक जो हमारे रिश्ते होते हैं उसके थ्रू, वहां पर पद पोस्ट इससे कोई लेना देना नहीं होता। तो उसको कैसे हम उपयोग करें जिससे जो कर्मचारी हैं उनके बीच में, जब हम क्या कहते हैं औपचारिक संगठन की बात करें तो उनके बीच में सहयोग की भावना हो, ठीक है, उनके बीच में संबंध मधुर हो, ठीक है, वो एक दूसरे को मदद करें, ठीक है, और संगठन के लक्ष्यों को पाने में हमारी जो है मदद करें। तो अनौपचारिक संगठन का किस प्रकार से प्रयोग हो यह देखा जाता है, निर्देशन में यूज किया जाता है। लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको किसी को भी अगर, जैसे मैंने अभी प्रेरणा यहाँ पर लिखा है, तो मोटिवेशन में नेतृत्व की बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एक नेता ही अपने फॉलोवर का, मतलब कि उन कर्मचारियों से जो वो चाहता है वो काम करा सकता है, पर उसकी मनोस्थिति को जानकर। तो एक लीडर अच्छा होना चाहिए, एक प्रबंधक को या कोई भी ऐसी पोस्ट जो दूसरों से कार्य करा रही है वो एक अच्छा नेता होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ये सिद्धांत है कि नेता के अंदर वो सारे गुण अवेलेबल हो जिससे वो अपनी बातों को
अपने कार्य को, संगठन के उद्देश्य को पूरा कर सके। एक होता है अनुसरण करना, जिसको हम फॉलो थ्रू या फॉलो अप कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी आदेश हमने दिए, ये देखो आदेश की एकता दी है ना, अधिकार उत्तरदायित्व निश्चित किए, उनका पालन करवाना भी निश्चित करना चाहिए कि उनका पालन उस प्रकार से हो रहा है जैसा हमने उनको दिया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो अब निर्देशन के तत्व आते हैं कि निर्देशन के तत्व क्या है। निर्देशन यहाँ थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये निर्देशन इस तरीके से है। पर्यवेक्षण, जिसको हम सुपरविजन कहते हैं, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसमें एक तत्व ये है। एक नेतृत्व है, जिसको मैं आपको बता ही चुका हूं, लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है निर्देशन का, क्योंकि यहीं से हम लोगों को अपने अनुसार ढाल पाएंगे। मोटिवेशन, इसकी जरूरत पड़ेगी जब नेतृत्व करें या जब पर्यवेक्षण करें, तो दोनों में अभिप्रेरणा की जरूरत होती है। ऐसे ही संप्रेषण, जिसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं, बातचीत, तो ये बहुत जरूरी है, सारे कार्य इससे होते हैं। तो ये सारे तत्व हैं, 4 तत्व हैं हमारे निर्देशन के, और बहुत इंपॉर्टेंट तत्व हैं। इन चारों को हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी इस वीडियो में पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे, अगली 3 वीडियो में आप ये 3 तत्व पढ़ोगे। तो अभी हम चलते हैं पर्यवेक्षण की तरफ। पर्यवेक्षण का अर्थ समझते हैं सबसे पहले। तो पर्यवेक्षण शब्द 2 प्रकार से हम समझ सकते हैं। एक तो तत्व के रूप में, कि निर्देशन के तत्व के रूप में, जो हम अभी पढ़ ही रहे थे कि निर्देशन का एक तत्व है। तो उसमें क्या है कि निर्देशन के एक तत्व के रूप में संगठन के प्रत्येक प्रबंधक को अपने अधीनस्थों का पर्यवेक्षण करना पड़ता है। अब पर्यवेक्षण का मतलब क्या समझते हैं? इसका मतलब होता है उनको ऑब्जर्व करना, उनकी ऑब्जर्वेशन लेना। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि उनको जब कार्य वो कर रहे हैं तो उनको देखना कि वो जिस तरीके से हम चाहते हैं या जिस तरीके से कार्य पूरा होना चाहिए, क्या वो उस तरीके से जा रहे हैं। अगर कुछ कमी है तो उनको सुझाव दिए जाए, अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो उनको एप्रिसिएशन दिया जाए। तो निर्देशन के तत्व के रूप में ये इस तरीके से चलता है। पर्यवेक्षण को एक प्रक्रिया के रूप में भी समझा जा सकता है, इसी को तत्व को, जो क्या करता है, जो वांछित है, जो मैं चाहता हूं, देखो वांछित इंपॉर्टेंट शब्द है, जो मैं चाहता हूं, मतलब कि जो संगठन चाहता है, उनकी पूर्ति की जा सके कर्मचारियों के प्रयासों के द्वारा, उनको सही मार्गदर्शन उनका करके, ठीक है, और अन्य संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करके। तो हम वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे पर्यवेक्षण के माध्यम से, ठीक है, जिससे कर्मचारी का प्रयास, उसको हम मार्गदर्शित कर सके, और जो संसाधन हमारे पास अवेलेबल है उनका हम सर्वोत्तम उपयोग कर सकें। तो ये तो था इसका पहला, जब हम इसको तत्व के रूप में समझे पर्यवेक्षण को। दूसरा है क्रम श्रृंखला। देखो आपके सामने हमने 3 लेवल बताए थे। लेवल का मतलब स्तर। पहला उच्च स्तर था, फिर मध्य स्तर था, और थर्ड जो हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, वो कार्यकारी भी कह सकते हो आप, ठीक है, नीचे का तृतीय स्तर भी कह सकते हो, कुछ भी कह लो आप, इसको हम ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं। ये तो ये जो थर्ड तत्व है, ये ही क्या होता है, हमारा पर्यवेक्षण होता है, ठीक है। यहीं पर वो लोग काम करते हैं पर्यवेक्षक के रूप में। तो आप इसको तीसरे स्तर के रूप में भी समझ सकते हैं। तो ये प्रबंध के तीसरे स्तर के रूप में भी समझा जा सकता है। तो क्या कहता है प्रबंध का तीसरा स्तर, वैसे तो हम पढ़ चुके हैं पर अभी हम देख लेते हैं। इसमें यह कहा गया है कि संगठन में क्रम श्रृंखला होती है, ये दिखा दिया आपको, जिसमें जो क्रियात्मक स्तर होता है, यहां पर ये होता है क्रियात्मक स्तर पर एक प्रबंधकीय पद, जैसे श्रमिकों के तत्काल ऊपर होता है वो। अब जैसे में ये पर्यवेक्षक ही है, ठीक है, तो उस स्तर पर जो लोग काम करते हैं उसको हम पर्यवेक्षक ही कहते हैं। जो श्रमिकों के तत्काल ऊपर होता है, आगे अगर हम पढ़ें तो लिखा है
किसी संस्था के लिए पर्यवेक्षक का कार्य क्या होता है? निष्पादन अत्यंत महत्वपूर्ण है। पर्यवेक्षक का कार्य तथा निष्पादन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कार्य और उसका निष्पादन वो कैसे करता है? क्योंकि वह प्रत्यक्ष रूप से किससे जुड़ा होता है? श्रमिकों से। ठीक है, वो उनके संपर्क में होता है। जबकि जो प्रबंधक होते हैं, मैनेजर जो होते हैं, उनका उन श्रमिकों से कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता। जो निचले स्तर पर कर्मचारी होते हैं, उनके साथ उनका कोई डायरेक्ट संपर्क नहीं होता। तो इसलिए वो कार्य भी कौन करता है? पर्यवेक्षक करता है। तो पर्यवेक्षण को आप एक तत्व के रूप में निर्देशन के भी ले सकते हो और एक जो तीसरे स्तर का कार्य है उस रूप में भी ले सकते हो। आगे चलते हैं, पर्यवेक्षण के महत्व को समझते हैं। पर्यवेक्षण क्यों इंपॉर्टेंट है, या इसको आप पर्यवेक्षक के गुण के रूप में भी ले सकते हो। यहाँ जो भी पढ़ेंगे वो पर्यवेक्षक के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चाहे अब उसको पर्यवेक्षण का महत्व कह दो, यहाँ शन आ रहा है, यहाँ शक है। यहाँ तो एक तत्व है और यहाँ पर एक व्यक्ति है जो पर्यवेक्षक है। ठीक है, तो एक अच्छा पर्यवेक्षक क्या करता है? श्रमिकों का मार्गदर्शक बनता है, उनका मित्र बनता है और एक दार्शनिक के रूप में कार्य करता है। तो जब उन्हें दिशा निर्देश देने की जरूरत होती है तो वो मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। जब उनको एक मित्र की आवश्यकता होती है कि कहीं पर भी कुछ भी गलत है किसी भी रूप में या कोई समस्या है, तो वो उसकी समस्या सुन सके, उस गलत को सही कर सके, उसको समझा सके कि आप क्या गलत कर रहे हो, तो उस समय वो मित्र के रूप में कार्य करता है। और दार्शनिक के रूप में वो ये बताता है कि आपको अगर आप ऐसा करोगे तो आपको क्या प्राप्त हो सकता है। तो एक पर्यवेक्षक में ये तीनों गुण होने चाहिए। पर्यवेक्षक, प्रबंधक और श्रमिक, ये दो कड़ी होती हैं, तो इनके बीच में पर्यवेक्षक होता है, तो मध्य कड़ी के रूप में भी ये कार्य करता है। आगे चले और पढ़ें आगे, तो लिखा हुआ है कि पर्यवेक्षक सामूहिक एकता, समूह का लीडर होता है। तो पर्यवेक्षक क्या होता है? किसी भी एक समूह का क्या होता है? नेता होता है, लीडर होता है। तो वो समूह में एकता बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाता है, आंतरिक मतभेदों का निपटारा करता है, उनको निपटाता है और श्रमिकों के बीच में तालमेल बिठाता है। ये कार्य होता है एक पर्यवेक्षक का। पर्यवेक्षक जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं संगठन के, उनके अनुसार कार्य को पूरा करवाता है श्रमिकों से। तो ये भी वो देखता है कि श्रमिक उसके अनुसार कार्य करें। पर्यवेक्षक कार्यस्थल पर या जहां पर कार्य किया जा रहा है वहीं पर श्रमिकों को प्रशिक्षित भी करता है। आपने अभी पिछला चैप्टर पढ़ा, आपने वहां पे पढ़ा था ऑन द जॉब ट्रेनिंग पढ़ा था ना, तो उसमें आपने देखा था कि एक जो प्रशिक्षित कुशल अधिकारी होता है वो जो नए वर्कर आते हैं उनकी ट्रेनिंग भी कराता है। तो पर्यवेक्षक कार्यस्थल पर ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है श्रमिकों को। पर्यवेक्षक नेतृत्व संगठन के श्रमिकों को प्रभावित करने में, मतलब पर्यवेक्षण नेतृत्व, इन दोनों को एक साथ पढ़िए आप। पर्यवेक्षण नेतृत्व तो सुपरविजन या सुपरवाइजर होता है, उसका जो लीडरशिप होती है वो संगठन के श्रमिकों का, जो भी श्रमिक उसके पास हैं, उनको प्रभावित करने में एक मुख्य भूमिका निभाता है। मतलब कि वो लोग उसको अपना लीडर मानते हैं और जैसा वो सुपरवाइजर कहता है वो लोग उस तरीके से काम करते हैं। तो एक अच्छा पर्यवेक्षक क्या होता है? कार्य के निष्पादन का विश्लेषण भी करता है, जो भी जिसने काम किया, अब वो चाहे उसका खुद का हो चाहे श्रमिकों का हो, और फिर सलाह भी देता है, उनको फीडबैक भी देता है कि आपने किस प्रकार से किया, आप किस चीज को कैसे सही कर सकते हो, कहां आप सही जा रहे हो। तो कर्मचारियों की कार्य कुशलता के विकास में वो अपना योगदान देता है उस विश्लेषण को करके उन्हें, और जो सही सुझाव है वो भी उनको एक मित्र के रूप में देता है, जिससे वो उनको आसानी से मान भी लेते हैं। तो ये था पर्यवेक्षण, और इसी के साथ हमारी जो ये वीडियो है ये समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने नेतृत्व का टॉपिक निर्देशन में लेके आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो अगर आपको सही लगी हो, लाइक अच्छी लगी हो, सही का मतलब, तो लाइक कमेंट और शेयर करना स्टूडेंट्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा मत भूलिएगा।
थैंक यू।